ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 13.2 एक्सरसाइज 13.2 कर रहे थे लास्ट क्लास में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चल रहा था। लास्ट क्लास में इस एक्सरसाइज का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो सबसे पहले आपको पता है, इसमें हमारा बेलन के बारे में, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। अगर किसी बेलन की ऊंचाई h दी गई है, अगर उसकी त्रिज्या r दी गई है, या फिर त्रिज्या बेलन का लिखा जाए चाहे बोला जाए उसके आधार की त्रिज्या, सेम चीज है। लंबवृत्तीय बेलन और बेलन सेम चीज है, ठीक है। जनरली लंबवृत्तीय बेलन लिखा जाता है, वही बेलन है, ठीक है। तो आपको सर अगर त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो इसका अगर मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको सी ऐसे लिखूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, और इस वाले भाग का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो ये जो भाग मैं अभी सेट कर रहा हूँ, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता भी रखा है, ये जो भाग है, तो इसका जो क्षेत्रफल बनता है हमारा, ये होता है 2πr(h), ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनकर आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr(h). अगर मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए, यानी टोटल सरफेस एरिया, तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ही दो वृत्तों के क्षेत्रफल को ऐड कर दोगे, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर में भी एक वृत्त है सर, जिसका क्षेत्रफल πr² है, और नीचे में भी एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल πr² है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h). तो इन सभी जोड़ दोगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी 2πr(h) + 2πr²। यहाँ से 2πr कॉमन निकाला था तो h + r ब्रैकेट के अंदर आया था, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला और दो फॉर्मूला हमें याद रखने हैं इस चैप्टर को करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और आएगा, वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, 2 कर लिया था और 4 कर लिया था। 3 से स्टार्ट करते हैं आज। 3, क्वेश्चन 3 क्या कहता है, पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। अब पाइप अगर लंबा है तो आप कह सकते हो सर, इस क्वेश्चन को इतना ही पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि ये पाइप की लंबाई हमें दे दी गई है। कितनी लंबी पाइप है? 77 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ h बराबर, ठीक है, h दे रखा ना ऊंचाई। तो आपको भी सर इस पाइप की जो लंबाई होगी वही हमारी इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, और h लिख देते हैं, h बराबर 77 सेंटीमीटर। पहला लाइन से ये समझ में आ गया। इसके एक अनुप्रस्थक काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। अब इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, अनुप्रस्थक काट का मतलब क्या होता है? अगर एक बेलन में यहाँ पर बनाऊं ऐसे, अगर आप इधर से इस बेलन को देखते हो, यहाँ पर हमारा अगर आई है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमें ये भाग दिखेगा, ठीक है। कुछ बेलन पूरा लंबाई दिखेगी बेलन की। लेकिन अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मेरा आंख अगर यहाँ पर है, तो मैं बस ये वाला भाग दिखेगा, और जो ये सर्कल दिख रहा है ना, वृत्त, इस वाले भाग को हम कहते हैं अनुप्रस्थक भाग, ठीक है। इसको कहते हैं अनुप्रस्थक भाग या क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया इस वाले भाग की जो आंतरिक व्यास, क्योंकि यहाँ पर धातु के बना हुआ है, धातु कुछ मोटी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, अगर ये कुछ मोटी धातु का बना हुआ है तो आपको दे क्या रखा है, यहाँ दिया गया सर आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर। मतलब ये दूरी, फिगर को भी देखेगा जहां पर मैं बना रहा हूं, ठीक है, इसको हमने डी लिख दिया, इसको अगर हमने स्मॉल डी लिखा, ठीक है, स्मॉल डी, तो आप कह सकते हो सर आंतरिक व्यास जो दिया गया है, एक सेकंड इसको मिटा दी। तो जो आंतरिक व्यास आपको दिया गया है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। चलो यहीं पर मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ सर आंतरिक व्यास, मतलब अंदर वाला व्यास, बस ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को अब देखिए, आगे बोला गया सर बाहरी व्यास कितना है, तो बाहरी व्यास दिया गया है आपका 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी व्यास कहने का मतलब क्या, ये जो पूरा ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये समझना, ये पूरा दूरी, तो ये जो पूरा दूरी है व्यास बाहर वाला, तो इसको मैं कैपिटल डी लिख देता हूँ, ठीक है, बड़ा वाला डी। तो आप कह सकते हो सर बाहरी व्यास जो आपने बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में लिखा गया बाहरी व्यास बराबर 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया? इसको मैं डी, स्मॉल डी लिख देता हूँ, और इसको मैं कैपिटल डी लिख देता हूँ। अभी तक मैंने बस क्वेश्चन को पढ़ा है और जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था उसको मैंने लिख लिया। इतना सभी को क्लियर है? बताइए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ऊंचाई दे दिया,
आंतरिक और बाहरी व्यास दे दी। तो मुझे बताइए, क्या आप आंतरिक व्यास से आंतरिक त्रिज्या निकाल सकते हो? आंतरिक त्रिज्या निकल जाएगा हमें, ठीक है। तो आंतरिक त्रिज्या निकल जाएगा। आप बोलोगे सर यहीं से हम ये लिख सकते हैं इस लाइन को देखकर, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, इसको हम स्मॉल आर लिखते हैं। देखो लिखने का तरीका भी ध्यान दीजिएगा, स्मॉल आर लिख रहे हैं। स्मॉल आर के लिए मैं, चलो इसको नीचे लिख देते हैं ताकि हो सकता है वहां कुछ फिगर बनाए हम लोग बाद में, ठीक है। तो इसको नीचे लिख रहे हैं, आंतरिक त्रिज्या। और अभी शिवेंद्र ने लिखा आर बराबर 2 सेंटीमीटर। कैसे? 4 को 2 से भाग लगा दिया, ठीक है। आंतरिक व्यास में 2 से आधा, उसका आधा कर दिया। और अगर मैं कह रहा हूं आंतरिक, सॉरी, बाहरी त्रिज्या, बाहर वाला त्रिज्या कितना होगा? और इसको मैं कैपिटल आर से लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये बोलोगे सर इस 4.4 का आधा हो जाएगा, 4.4 का आधा हो जाएगा और ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो अंदर वाला त्रिज्या और बाहर वाला त्रिज्या हमें पता चल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले भाग में आप निकालिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनर सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो आपका फिगर कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। फिगर कुछ ऐसा बन रहा है, एक ऐसा हमारे पास बेलन है। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं ताकि आप बेटर समझ पाओ इसको, ठीक है। ऐसा है हमारा, ऐसा कुछ बेलन है, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे जो पहले पार्ट में दे रखा है, पार्ट 1 में हमें क्या निकालना है? सर आंतरिक सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखो इसमें एक अंदर में भी आपको बेलन दिख रहा होगा, बाहर में भी एक बेलन दिख रहा है। तो अंदर वाले बेलन का अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो आंतरिक त्रिज्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 2 पाई आर एच आ जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर लेंगे क्योंकि आंतरिक त्रिज्या ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं स्मॉल आर लिख रहा हूँ, ठीक है, अंदर वाले त्रिज्या की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखोगे सर 2 के जगह पर 2, पाई के जगह पर 22/7, आंतरिक त्रिज्या आपका 2 है। और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई देखिए अंदर वाले त्रिज्या, अंदर वाले बेलन को देखोगे तो भी 77 है, ठीक है। बाहर वाले को देखोगे तो भी एच है, ठीक है। दोनों ही का ऊंचाई तो सेम है, तो ऊंचाई तो आपका 77 ही रहेगा, ठीक है। इसको गुना करिए, देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। इसको गुना करिए, 7 से काटिएगा 22, 77 को 11 बार में कटेगा, 22 गुना 2 आपका मिल गया 44, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 11 दूनी 11 दूनी 22, ठीक है। इसको गुना करिए 44 इंटू 22 को, 44 इंटू 22 किया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पर भी 8 8 आ जाएगा। इसको जोड़िएगा, 8 9 8 8 8 16 का 6, 968, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 968, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये समझ में आया? यस सर। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मुझसे बोला जाए कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए, सेकंड पार्ट में देखो आपसे बोला गया है कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो बाहर वाला त्रिज्या ले लेंगे इस बार, ठीक है। तो आप अगर बोल रहे हो सर बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है हमें, सेकंड पार्ट में लिखोगे सर बाहरी सी एस ए, तो यहां पर लिखेंगे 2 पाई त्रिज्या, त्रिज्या बाहर वाला लेंगे तो बाहर वाला बड़ा वाला आर इंटू एच, तो एच तो सेम है दोनों का। बस यहाँ पर आप लिख दोगे सर 2 पाई की जगह पर लिख दोगे 22/7, आर के जगह पर लिख देंगे 2.2। 2.2 क्यों लिया? क्योंकि देखो यहाँ पर बाहर वाला त्रिज्या आपको यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, बाहर वाला त्रिज्या 2.2 है, ठीक है। तो आप उसे 2.2 लिया। और ऊंचाई कितना लेना है? ऊंचाई तो 77 ही रहेगा, आपको पता है ऊंचाई तो सेम ही था, अंदर वाला चाहे बाहर वाला, ठीक है। इसको काटेंगे, 7 से काटा 11 बार में कटा। देखो इसको गुना करोगे तो 22 गुना 2 तो 44 आएगा, इंटू 2.2 आएगा, इंटू 11 आएगा। देखो यहाँ पर आपको काफी जल्दी से कर सकते हो, 44 को 22 से गुना करना है। 44 को 22 से, देखो अभी आपने गुना किया था ऊपर में, 44 को 22 से गुना किया था तो 968 आया था। तो 44 को 2.2 से गुना करेंगे तो ये 968 लिख दीजिए, और एक अंक के बाद पॉइंट लगा दोगे कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो 96.8 गुना में 11। समझ में आया मैंने कैसे लिख दिया इतना जल्दी? आपको पता ना ऊपर वाले भाग में किया है 22 को 44 से गुना, तो ये 968 आया था। तो यहाँ पर 968 लिख दिया 44 इंटू 22 को गुना करके, एक पॉइंट के बाद दशमलव लगाना है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है, गुना 11। अब इसको गुना 11 है, तो 968 को गुना करना है 11 से, तो यह आएगा 8 6 9। फिर 1 से गुना करोगे 8 6 9, इसको जोड़िए तो 8
8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 9 1 10 6 16 का 6 हासिल 1, 9 1 10। ठीक है, तो याद है आपका 1064.8। ठीक है, एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक है। तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये समझ में आया। तो बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी हमने निकाल दिया। तो ये हुआ हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर, और पहले पार्ट का आंसर तो हमने ऑलरेडी निकाला। ठीक है, 2 निकल गया। मुझे बताओ क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा गया है क्या? पूछा गया है? देखो क्वेश्चन में बोला गया है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ही बता दीजिए। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? समझिएगा, यहाँ पर मान लो अगर इस पूरे बेलन को हमें पेंट करना हो, ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तीसरा पार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पेंट करना हो तो हम अंदर से पेंट करेंगे उसको, बाहर से पेंट करेंगे उसको, अंदर वाला लेंगे, बाहर वाला लेंगे। और आप यहाँ पर ध्यान से देखो, एक हमें 2 रिंग दिख रहा है। एक बोलोगे सर ऊपर में एक रिंग दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग, और एक नीचे में भी रिंग दिख रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा। तो क्या हमें नीचे और ऊपर वाले भाग को भी जोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। अब इन दोनों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ऊपर वाले, पहले आप क्या करो, यहाँ पर पहले समझ लिया कि हमें करना क्या होगा। हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये 2 रिंगों का क्षेत्रफल हमें जोड़ना होगा। ऊपर वाला रिंग और नीचे वाला रिंग का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। ठीक है, तो एक रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, पहले मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूं, ये बोल रहा हूं एक रिंग का क्षेत्रफल। तीसरे भाग में हमें क्या करना है, आपको पता है सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में 3 चीज निकालना होगा, तो मैं कह रहा हूं 2 रिंग का क्षेत्रफल। तो आप क्या करो, एक रिंग का क्षेत्रफल में 2 से गुना कर दिए, तो 2 तो लिख दिया। हमें लिखना क्या होगा, गुना। पहले गुड क्या, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आप मान लो कुछ ऐसा मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा। आपसे अभी मैंने बताया था, क्लास शुरू करने के पहले भी बता रहा था कि ये वाला भाग अगर मुझे निकालना हो क्षेत्रफल, मान लो ये सर्कुलर है। चलो इसको मैं तो थोड़ा बेटर तरीके से बता देता हूँ फिगर बना के। एक सेकंड, एक सेकंड वेट कर। देखिए, मान लो यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, एक वृत्त है, और एक और सर्कल लिया, ये थोड़ा और बड़ा है, कुछ ऐसा। अब हमें क्या करना है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है, जिसको मैं येलो कलर से सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, सर बाहरी वृत्त में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो मान लेते हैं इसका अंदर वाले का त्रिज्या, हमने बोला था अंदर वाले का त्रिज्या आर है, बाहर वाले का त्रिज्या हमारा कैपिटल आर है, बड़ा वाला आर है। तो आप क्या करोगे सर, बाहर वाला का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, अंदर वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही पाई आर स्क्वायर है, लेकिन आर अलग अलग है। एक जगह देखो मैंने बड़ा वाला आर लिखा है, एक बार छोटा वाला आर लिखा। ठीक है, तो बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये आ जाएगा सर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये समझ में आया? तो ये चीज हम कर सकते हैं शेडेड पार्ट यानी रिंग का क्षेत्रफल। तो ये एक रिंग का क्षेत्रफल आएगा, और ऐसे ऐसे 2 रिंग है ऊपर और नीचे। तो आप कहोगे सर यहाँ पर लिख देना 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सभी को? बताइए, ये क्लियर है, यस और नो? सर। चलो इसको मैं रहने देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दीजिए सारे के। 2, यहाँ पर पाई अंदर से बाहर आया, तो ये बोलोगे सर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको पुट करिए, 2 इंटू पाई की जगह पर लिख दोगे 22/7 आर स्क्वायर। आर मतलब कैपिटल आर का मतलब बाहरी त्रिज्या। देखो आप कह रहे हो सर आर हमारा कैपिटल आर, ये बाहर वाला, ये अंदर वाला। तो बाहरी त्रिज्या कितनी है? आप कह रहे हो सर बाहरी त्रिज्या 2.2 थी ना, 2.2। तो आप बोल सर बाहरी त्रिज्या हमारा 2.2 दिया गया था, और अंदर वाला त्रिज्या जो था हमारा, अंदर वाला जो आर है, इसका मान दे रखा था, आर का मान
2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ लिख दोगे सर 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू 22/7 इंटू 22 का स्क्वायर कितना होगा, 2.2 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो सर 22 को गुना करिए 2 बार, तो 22 को 2 बार गुना करोगे आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 4 4, तो ये आ जाएगा आपका 484, ठीक है, 484। लेकिन ये आया 22 को 22 से गुना करके। अगर मुझे 2.2 को 2.2 से गुना करना है, 2.2 को 2.2 से गुना करना है, तो 484 लिखकर 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे दाएं तरफ से, तो ये आ जाएगा आपका 4.84 माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू 22/7, 4.84 में से 4 घटाओगे आपका आ जाएगा 0.84, ये समझ में आ रहा है जी। 4.84 में से 4 को घटाया 0.84 आया, इसको सॉल्व करिए, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे में 100 लिख दिया, 7 से काटिए, 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 12 बार में कट गया। तो ये आपका आ रहा है 22 गुना 2 44 इंटू 12 2200। 44 गुना 12 कितना हो जाएगा, 44 को 12 से गुना करिए, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, 44 को 12 से गुना करिए, 44 लिखा है यहाँ पर 12 लिखा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पर 1 चौके 4 4, ठीक है। तो ये मिल गया आपका 8 4 12 और ये 528, तो ये आ गया 528/100, और नीचे में 100 है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। 4.84 तो वर्ग आया था ना 22 का, और 44 को मैं 12 से गुना कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5.28। तो ये क्या है आपका 2 रिंग का क्षेत्रफल। ये क्लियर है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, ये 2 रिंग का क्षेत्रफल आया है बस। देखो आपने क्या निकाला था, अभी आपने निकाला है 2 रिंगों का क्षेत्रफल, ठीक है, ऊपर और नीचे वाले, एक ऊपर में रिंग था एक नीचे में रिंग था, इस वाले का क्षेत्रफल आपने निकाला है बस। तो अब क्या करेंगे सर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए कुछ नहीं करो, बस इतना आपको लिखना होगा सर, कुल तीसरे भाग का जो फाइनल आंसर आएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर वाला क्षेत्रफल, प्लस बाहर वाला क्षेत्रफल, बाहरी कर्व सरफेस एरिया, प्लस 2 रिंग का क्षेत्रफल, ठीक है, 2 रिंग का क्षेत्रफल, 2 रिंग का क्षेत्रफल, और 2 रिंग का क्षेत्रफल भी आपने निकाल लिया। तो आंतरिक कितना आया था आपको याद होगा, 968 आया है। बाहरी कितना आया है, बाहरी मुझे नहीं याद है, मैं देख ले रहा हूँ कितना आया था। बाहरी आया है 104.8। गुड इवनिंग विक्रम। तो यह आ जाएगा 1064.8, और 2 रिंगों का क्षेत्रफल कितना है, 2 रिंगों का क्षेत्रफल 5.28, ठीक है, 5.28। सभी को जोड़िए, देखिए क्या आ रहा है, इन सभी को जोड़कर क्या मिलेगा, 1064.8 या 968, ठीक है, 0.0। अच्छा विक्रम आपका माइक ऑन है, माइक बंद करिएगा, माइक बंद कर लो, ठीक है। तो याद है 5.28 सभी जगह 0 0 ऐसा लगा दोगे। दशमलव के नीचे बस ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे हमें दशमलव रखना होगा जोड़ घटाओ में। इसको जोड़िए, क्या मिल रहा है, 8 8 2 10 का 0 हासिल 1, ठीक है, 5 1 6 4 10 8 18 का 8 हासिल 1, 6 6 12 1 13 का 3 हासिल 1, 9 1 10 का 0 1 1 2। तो याद है 2038.08, यही क्या आप बोल सकते 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये फाइनल आंसर आया। क्लियर, बताइए। यस सर। तो यहां पर हमने क्या किया, बस थर्ड पार्ट में आपको ये सोचना है सर, हमें थर्ड पार्ट में क्या करना होगा, अंदर वाले त्रिज्या, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि आपको समझना है कि अंदर वाले त्रिज्या में बाहर, अंदर वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहर वाला और 2 रिंगों का क्षेत्रफल, तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अंदर और बाहर वाला निकाल ही रखा था, बस अलग से हमें 2 रिंगों का क्षेत्रफल निकालना पड़ा, उसको ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा, अगर हो जाता है खुद से काफी अच्छी बात है, आप सीख गए, एग्जाम में भी हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर से नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछ लेना, ठीक है, या फिर रिकॉर्डिंग को बार बार देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन 5 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस बार देखो ध्यान देना, त्रिज्या नहीं दिया गया, व्यास दिया गया है। तो आपको सर बेलन की बात की गई है, ठीक है, बेलन बना लिया, इसका व्यास दिया गया है, डायमीटर दिया गया है
d बराबर 50 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपको अक्सर, त्रिज्या जो होगा हमारा r वो हो जाएगा 50 का आधा, ठीक है, इसका आधा, यानी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई दे रखा 3.5 मीटर, देखो ऊंचाई मीटर में दे दिया गया, त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गया, बोला गया 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करिए। पेंट कहाँ करना है, क्वेश्चन को पढ़कर समझ में आ रहा है, वक्र भाग कर, ठीक है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस पर पेंट करना है, ऊपर और नीचे नहीं करना, ठीक है, खंबा है ना तो नीचे और ऊपर तो पैक होगा वो, तो बस गोल से पेंट करना उसको, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, त्रिज्या दे दिया गया, यहाँ पर मुझे बताओ 1 मीटर स्क्वायर को, इस क्षेत्रफल को पेंट करने में कितना खर्च आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना खर्च आ रहा है, कोई क्वेश्चन पढ़कर मुझे बताओगे कितना खर्च आ रहा है, क्वेश्चन से क्या लग रहा है, पढ़िए और मुझे बताइए कितना खर्च आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना खर्च आ रहा है, 12.509। तो आपको सर 12 रुपए 50 पैसे, ठीक है, इतना रुपए। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सर, जो खर्च आ रहा है 12.5 आ रहा है, लास्ट वाले जीरो को हटा सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं 12.5। तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 12.5 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, 5 जीरो भी नहीं लिखेंगे, 12.5 लिख दिया, ठीक है, सेम चीज है, आपको पता, लास्ट वाले जीरो को हटा सकते हैं। अब इस 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर में लिखा गया, तो आप भी इसको मीटर में बदल दीजिए, तो आपको सर 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, 25/100 कर देंगे, ठीक है, और ये आ गया हमारा मीटर में, ठीक है, तो आ गया हमारा मीटर में त्रिज्या। तो आप कहोगे सर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, खंभे का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या लगेगा, 2πr/h, ठीक है, 2πr/h त्रिज्या और ऊंचाई। तो यहाँ पर 2 लिख दिया, पाई का मान आपको पता है, जब तक कुछ और नहीं बोलेगा 22/7 लिखेंगे। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आपने बोला था 25/100 है, 25/100 मीटर में। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई क्वेश्चन में दे रखा था 3.5, ठीक है, ऊंचाई देखिए यहाँ पर लिखा है 3.5 मीटर, ठीक है, तो ऊंचाई भी यहाँ लिख दो, ऊंचाई दे रखा है 3.5 मीटर, तो यहाँ पर लिख दो 3.5, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है सॉल्व करके। खंबे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इस पॉइंट को हटाया, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे में एक जीरो आ गया, क्यों, पॉइंट को हटाया 1 लिखा, पॉइंट के बाद 1 अंक था, नीचे में एक जीरो लगा दिया, ठीक है। इसको काटिए, 7 से कटा 35 कितने बार में, 7 पंजे 35, 5 से मैं काट रहा हूं 10 को, 5 दूनी 10 कट गया। यहां पर 2 है, इस 2 से मैंने इस 2 को काट दिया, इस 2 से मैंने इस 2 को काट दिया, ठीक है। अब ऊपर में क्या क्या बच गया, ऊपर में बच रहा है आपका 22 × 25 और नीचे में 100 है, बस ये बच रहा है ना, ये और कुछ बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। और भी इसको काट सकते हो, 5 से मान लो काट दिया, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 से काटो ये 2 बार में कट गया, 5 दूनी 10 जीरो। अब 2 से देखिए कट रहा है, 2 से काटा तो ये 10 बार में कट गया, 2 1 कम 2 जीरो, 2 से काटा ये 11 बार में कट गया, तो आ रहा है आपका 55/10, तो यार है 5.5, ये क्या आया आपका मीटर स्क्वायर में, 5.5 मीटर स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करने के बाद पूरा हमने जब कैलकुलेट किया काटने के बाद, तो 5.5 मीटर स्क्वायर है। ये सारी चीज समझ में है ना, कैलकुलेशन मैंने किसको कैसे काटा, ये भी देखो करना आपको ही है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए कि सर यहाँ पर मुझे डाउट हो रहा है, ठीक है, तो मैं उसको करके दोबारा से बता दूं, ठीक है। 5.5 आ गया सभी का, ठीक है। तो आपने बोला सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो इतना आया, तो आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 12.5 रुपए है, तो कुल खर्च कितना आ जाएगा, कुल व्यय कितना आ जाएगा, तो कुल व्यय जो होगा आपका, कुल व्यय, कुल खर्च, व्यास ने व्यय, ठीक है, तो यहाँ बोलोगे सर कुल व्यय जो खर्च आएगा वो कितना आएगा, 12.5 गुना 5.5, इतना रुपए, ठीक है। तो 12.5 में 5.5 को गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करके देख लेते हैं जल्दी से, बस फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं 125, पॉइंट के बिना गुना करते हैं, आपको पता है 125 को 55 से गुना करना है, पहले 5 से गुना करिए, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दिन 10, 11 12 का 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, ठीक है।
यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ पर फिर से 5 आ गया, फिर से 5 से गुना करना है तो फिर से 625 आ जाएगा, 625। इसको ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करोगे क्या मिल रहा है, 5, 5 2 7, 6 2 8 और यहाँ पर 6। तो ये बोलोगे सर इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 6875, 6875। लेकिन 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, हमारा कितने रुपए आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल खर्च कितना आया, 68.75 रुपए। क्लियर है? यस सर। यह आसान सा क्वेश्चन था। सर ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला, हमने क्या किया सर, पहले एक खंबे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला, उसमें दर यानी रेट से गुना कर दिया, हमारा कुल खर्चा। ठीक है, क्वेश्चन 5 काफी आसान था, आसान था, लेकिन मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, क्वेश्चन 6 भी करते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछे, क्वेश्चन उल्टा भी दिया जाता है कई बार। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है 0.7 मीटर, तो आपसे ऊंचाई पूछी जा रही है। तो आपने एक बेलन बनाया, ठीक है, इसकी ऊंचाई h है, इसकी त्रिज्या r है। ठीक है, अगर ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आप कहोगे सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दे रखा है, तो आप बोलोगे सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA जो दिया गया है उसका मान है 4.4। ठीक है, 4.4। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए 4.4 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया गया है, त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या दिया गया इस क्वेश्चन में रेडियस बराबर 0.7 मीटर। ऊंचाई आपसे पूछा गया है, तो जो इसका फॉर्मूला लिख दीजिए और जो वैल्यू पता है उसको पुट कर दो। ठीक है, तो आप कहोगे सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2πRh, बस यहाँ पर पुट करिए। CSA के लिए लिख दोगे 2πRh बराबर 4.4 दे रखा है, 2 की जगह पर 2 लिखा, पाई की जगह पर 22/7 हमें पता है, 22/7 लेंगे। R का मान 0.7 दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर 0.7 लिख दिया, और H का मान हमें नहीं पता तो H लिख दिया, जो नहीं पता है उसको रहने दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे नीचे में 10 आ जाएगा। क्लियर, पॉइंट को हटाया नीचे में 10 आ गया। अब मैं क्या इस 7 से 7 को काट दूं, 7 से 7 कट गया हमारा। ठीक है, तो बच क्या रहा है, H बराबर यहां पर आ गया 4.4 गुना में 10 बटा ये 2 गुना 22, तो 2 गुना 22। ठीक है, 4.4 को आप अगर 10 से गुना करोगे, 4.4 को आप अगर 10 से गुना करोगे तो क्या बन जाएगा, पॉइंट एक अंक दाईं तरफ चली जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका 44। या तो ऐसे सोच लो, या फिर ऐसे कर सकते हैं सर 4.4 को अगर 10 से गुना करना हो तो इस पॉइंट को हटाकर 10 कर देंगे, ये 10 से 10 कट गया तो आ गया हमारा 44। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 44 22 को 2 से गुना कर दोगे तो मिल जाएगा आपको 44। 44/44 कितना आएगा बताइएगा। अगर अंश और हर में सेम नंबर है, 44 को 44 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा ना, तो बोलेंगे सर 1 आ गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ये लंबवृत्तीय बेलन का जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना रहा होगा, ऊंचाई रहा होगा हमारा H बराबर 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि सारे मीटर में दिए गए थे तो ऊंचाई भी मीटर में आएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। बस चार्ट में लिख दो, y लिख दो। ठीक है, तो ये क्लियर है हमारा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चलो मैं कर ही दे रहा हूं यहाँ पर। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है, कुआं है तो उसके अंदर का जो व्यास दे रखा है, यहाँ पर हमेशा ध्यान देना क्वेश्चन में कि व्यास दिया गया है कि त्रिज्या दिया गया है, व्यास दे रखा है यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर आंतरिक व्यास, आपने लिखा व्यास जो है 3.5 मीटर है, अब बाहरी व्यास तो दिया ही नहीं गया है, तो बस आंतरिक व्यास का ही बात किया गया है। तो आप बोलोगे सर आंतरिक त्रिज्या जो रहेगी, त्रिज्या कितना आएगा। त्रिज्या के बारे में आपको पता है सर, व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा होता है, यानी 3.5/2 मीटर। बस इतना लिख के छोड़ दीजिए, इसको आगे कैलकुलेट मत करो, 3.5/2 मीटर। ठीक है, और यह 10 मीटर गहरा है,
10 मीटर गहरा करने का मतलब क्या हुआ, इतना ऊंचा है, ये ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो आपको सर ये हमारा ऊंचाई दिया गया है, तो आपको सर ऊंचाई यानी एच कितना दे रखा है, इस कुएं की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुएं के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, ये तो बहुत आसान है ना, पहला वाला भाग तो बहुत ही आसान है। आप बोलोगे सर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA के लिए आंतरिक त्रिज्या का यूज करेंगे, 2πRH यूज कर लीजिए। तो 2 के जगह पर 2 लिखोगे, पाई के जगह पर आपको पता है 22/7 लिख देंगे, आर के जगह पर हमें त्रिज्या रखना है, त्रिज्या का मान 3.5/2 दिया गया है, मतलब व्यास दिया गया था तो त्रिज्या निकाल ही लिया, त्रिज्या का मान रख दीजिए यहाँ पर 3.5/2। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दिया, ठीक है। बस वैल्यू पुट किया, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले पॉइंट को हटा लो गुना करने के पहले। अगर मैं कहूँ 2 × 22/7, यहां पर मुझे बस बताओ 35 को मैं 2 से गुना करूं तो कितना मिलेगा, सॉरी 35 को 10 से गुना करें कितना मिलेगा, 3.5 को 10 से गुना करें कितना मिलेगा। इसका आंसर आप लोग चैट में लिखोगे 3.5 × 10, ये जो मैंने लिखा है। 3.5 को अगर मैं 10 से गुना करूं क्या मिलेगा, 35 मिल जाएगा। आपको पता है पॉइंट इसको हटाया, नीचे में 10 आ गया सर, 10 से 10 कट गया, 35 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 35/2। क्या मैं इस 2 से 2 को काट दूं, ये 2 से 2 कट गया, 7 से कटा 35, 5 बाद में 7 पंजे 35, आ गया हमारा 22 × 5। 22 को 5 से गुना करिए, 5 दूनी 10 का 0 हासिल है, 5 दूनी 10 1 11, तो 110 ये क्या आया मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में था, त्रिज्या मीटर में, ऊंचाई मीटर में, तो हमारा क्षेत्रफल भी मीटर चलो वर्ग आज लिखा यारी है। लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। तो 110 मीटर स्क्वायर, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 110 मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर, पहले भाग का आंसर आ गया हमारा, ठीक है, पहले भाग का आंसर आ गया। चलो आज अब यहाँ यारी पर सभी को आवाज जा रही है क्या, एक बार कंफर्म करोगे बाकी बच्चे। आ रही है सर। तो विक्रम एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, ठीक है। मैं कई बार कह रहा हूँ अगर आवाज में प्रॉब्लम हो रही है लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए, ठीक है। तो यहाँ पर 110 मीटर स्क्वायर होगा क्या आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर बोला गया है ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने में कितना खर्च आएगा। व्यय का मतलब क्या, खर्च, कितना कॉस्ट लगेगा। मुझे बताओगे 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को प्लास्टर करने में कितना खर्च आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर को, 1 मीटर स्क्वायर का बता दो बस। क्वेश्चन को पढ़िए, सेकंड भाग वहीं पर लिखा हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना खर्च आ रहा है, 40 रुपया दे तो रखा है यहाँ पर, ठीक है। 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब क्या, 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने में 40 रुपया लगता है। तो अगर आप कहोगे सर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, ऐसा लिख दो आप सेकंड भाग में, 1 मीटर स्क्वायर का व्यय या खर्च कितना है, 40 रुपए है। तो आपका कितना क्षेत्रफल है, 110 मीटर स्क्वायर, तो 110 मीटर स्क्वायर का कुल व्यय कितना हो जाएगा, 110 × 40 रुपए, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 11 × 4 44, एक जीरो यहां से ले लिया, एक जीरो यहां से ले लिया, इतना रुपए, 4,400 रुपए आ जाएंगे। क्लियर है, कुल खर्च कितना आ गया, 4,400 रुपए। क्लियर, तो काफी आसान क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। लेकिन अगेन कह रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सारे में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्लियर है, नाइस। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो ये क्वेश्चन मैं अधूरा सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा आपको करना है। देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई करना। बोला गया गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाला एक संयंत्र है जो गीजर कहते हैं या कोई भी हीटर होगा, इसकी लंबाई 28 मीटर है। अब मान लो कोई ऐसा हमारे पास रॉड है, यही हमारा डिवाइस है जिससे पानी, हीटर है हमारा, इसकी लंबाई 28 मीटर है। तो अगर ये वाला कह रहे हैं सर 28 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई कह सकते हैं, बेलन की ऊंचाई हो गई, तो बेलन का ऊंचाई दे रखा है 28 मीटर और 5 सेंटीमीटर व्यास है इसका, मतलब ये व्यास दे रखा है सर d = 5 सेंटीमीटर। तो यहां से हम त्रिज्या निकाल देंगे, त्रिज्या हो जाएगा हमारा 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सभी को सेंटीमीटर में बदल दो या सभी को मीटर में बदल दो। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं इसको कर दो आप 28 × 100, ठीक है, यानी 2800
सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर। तो कैमरा बंद कर लीजिएगा। 2800 सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक है, हाइट आ गया और त्रिज्या आ गया, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, जो हीट प्रोड्यूस करेगा। देखो कोई भी हीटर में ना एक रॉड लगा रहता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, टंगस्टन रॉड कुछ ऐसा लगा रहता है, ठीक है। तो हीट जो होगा बस ये वाला भाग होगा, यहाँ पर कोई रॉड नहीं रहता है और यहाँ पर कोई रॉड नहीं रहता है, दोनों तरफ, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसमें निकालना क्या है, कितने भाग गर्म होंगे, तो ये वक्र भाग ही गर्म होगा, तो जो वक्र भाग है वही वाला गर्म हो रहा है। तो आपको बस यहाँ पर सी एस ए निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिएगा, ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना, ठीक है। ये कर लोगे, उसके बाद आंसर एनसीईआरटी बुक से मिलाना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है अगले क्लास में पूछ लेना, ठीक है, ट्राई करना है इसको। ये मैं आपके दे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 और 10 को स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं। तो किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने के प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है, ठीक है। कोई स्कूल है, उसमें बोला गया है कलमदान पेन स्टैंड बनाना है। कैसा पेन स्टैंड, बेलनाकार, ठीक है, सिलेंड्रिकल पेन स्टैंड बनाना है। हेलो अब पेन, हाँ बताइए सुमित। सर, अजरी के इलाके सर मैं पानी देने जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? सर अजरी इलाके में जी काम है जी, मैं थोड़ा। तो फिर क्लास बताओ, आपको समझ में कैसे आएगा? आप आधी क्लास करोगे तो आप कैसे एग्जाम में कर पाओगे, मुझे बताइए। तो सर 6-7 मिनट होगी सर। ठीक है, तो आप अगर बहुत जरूरी काम है आप लेफ्ट कर सकते हो, लेकिन आप रिकॉर्डिंग फिर देख लेना, ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रिकॉर्डिंग देख लेना, ट्राई करोगे पूरी ठीक है, क्लास करिए, ठीक है। चलिए अभी माइक बंद ठीक है करो। सर। शाम देखो यहाँ, सर, शाम वाली कर लूंगा सर। यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बोला गया किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले, देखो यहाँ पर क्या है, पेन स्टैंड है, तो पेन स्टैंड डेफिनेटली ऐसा होगा ना कि ऊपर से खुला रहेगा, अगर दोनों तरफ से खुला रहेगा तब तो फिर उसमें कुछ रख नहीं पाएंगे। तो सिलेंड्रिकल पेन स्टैंड है जिसमें एक तरफ से बंद है एक तरफ से खुला हुआ है, ठीक है। कोई सिलेंडर अगर है, पेन स्टैंड अगर है ऐसा, तो ये हमें ये समझ जाना है कि ये पेन स्टैंड में क्या होगा। क्वेश्चन में मेंशन है कि यहाँ पर तो गत्ता लगेगा, मतलब कागज लगेगा, इस वाले भाग में तो कागज लगेगा। मुझे पता है सर यहाँ भी हमें आधार तो बनाना पड़ेगा, आधार तो बनाना पड़ेगा नीचे में, ठीक है। यहाँ पर भी गत्ता लगाएंगे हम लोग। ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर गत्ता लगा रहे हैं क्या, मुझे बताइए। इसको पैक करेंगे, अगर ऊपर से भी पैक कर देंगे तो फिर पेन स्टैंड कैसे रहेगा, उसमें पेन रखोगे कहाँ से, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये वाला जो है ऊपर से खुला रखना है, यहाँ पर खुला है, ऊपर से हमें गत्ता नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ पेन स्टैंड बनाना है हमें, ठीक है। प्रत्येक कलमदानों को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। तो आपको बोला गया इस कलमदान का त्रिज्या दे रखा है, इसकी त्रिज्या जो भी है, मान लो इसका त्रिज्या हमने r मान लिया, तो इसकी त्रिज्या दी गई है। एक कलमदान की त्रिज्या जो है, रेडियस जो है, वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, आपको सर कलमदान की जो ऊंचाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई के लिए हम h लिखते हैं, h जो है हमारा 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना लिख लिया। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। विद्यालय क्या करेगा, स्कूल क्या करेगा, अपने पार्टिसिपेंट्स को कुछ कागज या गत्ता देगा। अगर पार्टिसिपेंट जो है, कितने स्टूडेंट हैं जो भाग ले रहे हैं, 35 बच्चे हैं जो भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा, तो आप एक पेन स्टैंड में लगे हुए गत्ते का क्षेत्रफल निकाल दो, उसको 35 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आप एक कलमदान का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। एक कलमदान का क्षेत्रफल में लिख रहा हूं, ठीक है। एक कलमदान या पेन स्टैंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दे रहा है, पृष्ठीय ना वो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ पर आप ना ही CSA लगा सकते हो ना ही TSA का फॉर्मूला लगा सकते हो, यहाँ पर हमें कुछ सोचना पड़ेगा। सर गत्ता लगाया कहाँ, वक्र भाग का क्षेत्रफल, मतलब वक्र भाग पे लगाएंगे, वक्र भाग पे लगाएंगे, वक्र भाग का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार में लगा रहे हैं, ऊपर में नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला वृत्त को मत ऐड कर देना, क्योंकि आप अगर TSA निकाल दोगे ना, TSA का फॉर्मूला लगा दोगे, तो TSA में क्या होता है, TSA में आपको पता है सर, एक नीचे वाला होता है, ऊपर में भी रहता है और नीचे में भी रहता है ढक्कन, ठीक है। तो सारे तरफ आप बोले थे ढक्कन लगा रहता है हमारा, ठीक है, TSA। लेकिन
यहाँ पर टीएसए वाला फॉर्मूला हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आपको पता है सर ऊपर से तो खुला हुआ है, ठीक है। तो बस वक्र भाग और एक आधार, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ऐड कर दीजिए। तो वक्र भाग का क्षेत्रफल के लिए हम लिखते हैं 2πRH, ये फॉर्मूला है हमारा। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको सर इसका क्षेत्रफल जो बनेगा πr² बनेगा, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो यहाँ लिख देंगे πr²। ये समझ में आया? बताओ सभी लोग बताइए, अगर कोई डाउट है तो मैं बिल्कुल इसको रिपीट कर दूंगा, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दो बस। 2πRH + πr², 2πr² नहीं लिख रहे, बस ऊपर से खुला है इसलिए बस एक बार जोड़ रहे हैं, 2 बार नहीं जोड़ रहे, ठीक है। नाइस, तो इसको आगे बढ़ेंगे, रिपीट कर दो। चलिए तो यहाँ पर रिपीट करते रहे। आपने बोला सर सोच लो ना, एक कलमदान का क्षेत्रफल कितना होगा, कलमदान लग कहाँ पर रहा है, एक वक्र भाग पे लग रहा है और एक नीचे में लग रहा है। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ और मेरे पास एक कलमदान है भी, शायद मैंने पहले भी आपको दिखाया होगा। देखो अभी आप सभी को पेन स्टैंड दिख रहा है, आप देखो एक यहाँ पर गत्ता लगा हुआ है, ये कागज जिसको मोड़कर बनाया गया है, और एक नीचे में लगा हुआ है कागज, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर लगाया है क्या गत्ता, बताओ, यहाँ पर कोई कागज दिख रहा है आपको? नो सर। बताइए। नहीं, यहाँ पर अगर लगा देंगे तो फिर पेन कहाँ रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसका क्षेत्रफल ले लो और नीचे वाले का क्षेत्रफल ले लो, ऊपर वाले का क्षेत्रफल मत लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, ठीक है। अभी फिर से स्क्रीन दिखेगी आपको, बस इसी चीज को आपको थोड़ा एनालाइज करना है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे सर, CSA निकालिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, प्लस क्या करेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो नीचे वाला πr², आधार लिख दो, CSA प्लस आधार, ठीक है, आधार, ठीक है। तो CSA कितना आएगा, आपको CSA वक्र भाग का क्षेत्रफल पता है 2πRH, प्लस आधार का क्षेत्रफल आपको पता है, आधार में एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए पाई दोनों ही में है, पहले वाले में भी आपको पाई दिख जाएगा, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, ठीक है। आर दोनों में है, आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2πRH प्लस πr² को ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई आर गुना आर, आर को 2 बार गुना कर दिया। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल कॉमन निकल जाएगा, देखिए पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो पाई आर को आप कॉमन निकाल दो, आपका आ जाएगा 2h प्लस आर, ठीक है। ये यहाँ से आया 2h और ये वाला आर, ठीक है, ये रह गया। अब इसमें पुट करिए वैल्यू, पाई का जगह पर लिख दोगे 22/7, आर कितना है, त्रिज्या हमारा 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिया, गुना 2h, 2 × 10.5, ऊंचाई का मान 10.5 दे रखा है, प्लस आर, तो आर का मान आपका 3 है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 22/7 × 3, 2 को 10.5 से गुना करिए, अगर मैं 105 को ही अगर 2 से गुना कर दूं तो कितना मिलेगा, 5 × 10 का 0, हासिल 1, 2 0 × 0 और 1, 2 एकम 2, 210, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा तो मिल जाएगा 21.0, और 21.0 को मैं लिख दे रहा हूँ 21, ठीक है, 21 प्लस 3। सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 22/7 गुना 3 गुना 24, ठीक है। अब इसको मैं बस इतना लिख रहा हूँ 66 × 24/7, इसके आगे नहीं सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे काफी टाइम लग जाएगा हमें, ठीक है। इतना ही रहने दो और यहाँ पर लिख दो सेंटीमीटर², क्योंकि सारे सेंटीमीटर में दिए गए थे, बस इतना लिख दिया। ये एक कलमदान का क्षेत्रफल हो गया। तो हमारे पास, मुझे बताओ कि आपको कितने कलमदान बनाने हैं, क्वेश्चन को पढ़कर बताइए कि इसमें प्रतिभागी कितने हैं, कितने 35 पार्टिसिपेंट, 35, तो इसका मतलब 35 कलमदान बने होंगे, ठीक है। तो 35 कलमदानों का क्षेत्रफल निकाल दो, तो आप कह सकते हो यहाँ पर आवश्यक, एग्जाम में ऐसे लिख देना, पूरा नंबर मिलेगा आपको, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 35 कलमदानों का क्षेत्रफल, कलमदानों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक कलमदान का क्षेत्रफल अगर इतना है तो 35 का कितना हो जाएगा, 35 × कलमदान का क्षेत्रफल कितना था, एक 66 × 24/7, ठीक है। देखो यहाँ पर कट जाएगा ना 7 से, इसलिए उसको सॉल्व नहीं किया, 7 5 जा 35, 7 5 35, इसको गुना कर लीजिए, 66 × 5 को 24 से गुना करोगे, 24 × 5 कितना हो जाएगा, 24 × 5 आपका आ जाएगा 120, 5 चौका 20 का 0, हासिल 2, 5 10 11 12, तो ये आ गया हमारा 120, ठीक है। फाइनली इन दोनों को गुना करिए, 66 को हमें 12 से गुना करना है, 120 से गुना करना है, तो मैं 12 से गुना कर ले रहा हूँ, 6 × 12 का 2,
हासिल 1 चिन्ह 12 13, यहाँ जाए आपका 66, इसको जोड़िए तो इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है 2 9 6 7 792 मिल रहा है। तो यार आपका 7920, ठीक है। 7920 में कुछ हमें करना भी है क्या, पॉइंट वगैरह लगाना है क्या, नहीं। तो यहाँ पर यही आंसर आ रहा है, कुछ बड़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, यही आंसर है, ठीक है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको हो गए 7,920 रुपए लग जाएंगे। क्लियर, बताइए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने गत्ते खरीदना होगा। अच्छा, 7,920 के बाद इकाई लिखना भूल गए, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, आंसर इतना कभी मत छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर भी तो लिखिए, क्योंकि लंबाई, ऊंचाई और त्रिज्या सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पर बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखिए। ये तो ये छोड़ना मत, ठीक है, एग्जाम में ये सारी चीज नहीं छूटनी चाहिए। तो ये हमारा, इसको कैलकुलेशन को बस हटा रहा हूं मैं। चलिए, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए 11 तक। ठीक है, अब आगे आते हैं। चलो मुझे बता दो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी का, हो जाएगा। इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं, पीडीएफ से आप फिर से उसको रिवीजन कर लेना, और डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो अभी के अभी। ठीक है, चलिए, तो अगली आकृति की तरफ बढ़ते हैं। जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं वो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में सारे हो जाएंगे। ठीक है, नाइस। अगला जो आकृति है हमारा शंकु है, यानी कोन। कोन का अगर मिलता जुलता उदाहरण आपसे पूछूं कि अपने डेली लाइफ में क्या देखते हो ऐसे मिलती जुलती आकृति, तो आप लोग बता दोगे। चलिए, आप ही लोग बताइए फिर, कोन से मिलती जुलती आकृति क्या होती है, लगभग मिलता जुलता। बर्थडे कैप है ना, बर्थडे कैप, जोकर की टोपी, आइसक्रीम का कोन, है ना, काफी सारी चीज ऐसा देखते हैं। तो आप कह सकते हो सर इसको हम शंकु कहते हैं या फिर कोन कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में शंकु कहते हैं। यहाँ पर 3 चीजें हैं। अगर मैं कभी कहूँ इसमें शंकु में क्या होता है, एक तो ये वक्र भाग है, इस वाले को कहते हैं वक्र भाग। ठीक है, ये जो मान लो किसी कागज का बना हुआ है, तो जो कागज घुमाकर बनाया गया हो, ये वक्र भाग कहते हैं इसको। नीचे वाले को क्या कहते हैं, ये हमारा शंकु का आधार है, ये शंकु का क्या है, आधार है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर में जहां पर ये पॉइंट दिख रहा है, इसको कहते हैं शंकु का शीर्ष है, हमारा शीर्ष है, यानी वर्टेक्स है। ठीक है, जैसे एंगल का आपने वर्टेक्स पढ़ा ना, कोनों का शीर्ष, उसी तरीके से ये भी शीर्ष है। अब यहाँ पर आधार क्या है, आधार एक वृत्त है, वृत्त के आकार का है, सर्कल है, और ऊपर वाला भाग वक्र भाग तो है ही। तो यहाँ पर 3 चीजें होती है। एक होता है हमारा आधार, यानी नीचे वाला वृत्त का त्रिज्या। तो कभी मैं बोलूं वृत्त की त्रिज्या, या मैं बोलूं, सॉरी, यहाँ पर आप बोलोगे या तो आधार की त्रिज्या बोला जाए, या फिर बोला जाए शंकु की त्रिज्या, दोनों ही बातें सेम है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर अगर किसी शंकु का त्रिज्या दिया गया है कि त्रिज्या आपके पास आर है, ठीक है, आर क्या है, त्रिज्या है। अब 2 चीज यहाँ पर दिख रहा है, एच और एल। देखो, जो एच है ना, इसको ऊंचाई कहते हैं, जैसा आपने अब तक जाना। ठीक है, तो एच को क्या कहेंगे सर, एच हमारा क्या है, एच हमारा ऊंचाई है। ठीक है, एच हमारा क्या है, ऊंचाई है। यह क्या ऊंचाई होता है, शीर्ष से, इस शंकु के शीर्ष को अगर हम आधार के सेंटर से मिला दें, ठीक है, यानी केंद्र से मिला दें, तो ये जो सीधा दिख रहा है लाइन, इसको हम ऊंचाई कह देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा ऊंचाई है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो सर ऊंचाई हमने समझ लिया एच क्या है। अब एक चीज और है, ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है, ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि तिरछी है, क्योंकि तिरछी है, तो आपको सर इसको हम ऊंचाई नहीं कहते, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा इसको आप एल से रिप्रेजेंट करोगे। एल क्या है हमारा, एल कहने का मतलब हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई, और हमेशा इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, तो आर से त्रिज्या, एच मतलब ऊंचाई, और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिरछी वाली जो ऊंचाई। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है। हो सकता है कि एग्जाम में सिर्फ यही पूछ लिया जाए कि इन तीनों में क्या संबंध है। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला तो याद करवा ही दूंगा। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले ये ध्यान रखिए, अगर मैं यहाँ पर सभी का नाम दे दूं, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, तो क्या आप सभी को यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है सभी को, बताइए। ये समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ बना लिया।
ठीक है, वही वाला समकोण त्रिभुज यहाँ बना लिया और नाम बिल्कुल उसी तरीके से दे दिया ए, बी और सी। अब आपको पता समकोण त्रिभुज में सर 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, बाकी भुजाओं को किसी को भी एक को लंब और किसी एक को आधार कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योगों के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं कर्ण क्या है हमारा सर, ए सी है, ए सी का वर्ग बराबर लंब क्या है, लंब है हमारा ए बी, यानी ए बी का वर्ग। आधार क्या है, आधार हमारा बी सी है, तो लिख देंगे बी सी का वर्ग। तो ए सी का वर्ग क्या है, ए सी जो है हमारा वो तिर्यक ऊंचाई है। देखिए ए सी को आपने बोला तिर्यक ऊंचाई है सर, एल है, यहाँ लिख देंगे एल स्क्वायर बराबर। ए बी क्या है, ए बी हमारा ऊंचाई है एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, बी सी हमारा त्रिज्या है, तो लिख देंगे आर स्क्वायर। तो एक संबंध आया हमारे पास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमेशा हमें यूज करना होगा जब भी हमें इन तीनों में कोई रिलेशन जरूरत पड़ेगी, इनमें से कोई भी दो देकर तीसरा पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से हम यह भी लिख सकते हैं एल का जो मान होगा वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है कि एक नंबर में सीधे आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए। तो अगर एल स्क्वायर का मान एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो एल का मान जब आपने मान लो आपको पता ना, अगर एक्स स्क्वायर का मान अगर मैं 8 लिख रहा हूँ तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल 8। जब भी आप वर्ग हटाते हो तो दूसरे तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ एम स्क्वायर का मान 13 है तो एम का मान कितना हो जाएगा, आपने बोला सर इस वर्ग को हटाया आपने, तो वर्गमूल 13 लिख दीजिए। ठीक है, जब भी आप वर्ग हटाओगे वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, दूसरे तरफ। ठीक है, तो ये हमने पता है, पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहां हमसे हम कह सकते हैं तो दोनों ही हमें याद रखने होंगे। पहला वाला तो कई बार यूज करेंगे और ये आपसे फॉर्मूला के तौर पर पूछा जा सकता है। ठीक है, एल इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने बस तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध देखा। ठीक है, अब इस फिगर को मैं एक और पेज पर ले रहा हूं। ठीक है, इस फिगर को मैं एक और पेज पर ले रहा हूं। ठीक है, इसको समझिएगा। अगर हमारे पास कुछ ऐसा शंकु है तो नोट डाउन क्या क्या करना है। पहला चीज हमें पता होना चाहिए सर, एल का वर्ग बराबर आर स्क्वायर या एच स्क्वायर, पहले आगे पीछे लिख सकते हैं बिल्कुल, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल एच आर हमें पता है क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या। ठीक है, पहला चीज। यहां से अगर आपसे बोला कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी एस ए, तो सी एस ए क्या होता है, पाई आर, यहां पर क्या लेना है आपको, तिर्यक ऊंचाई पाई आर एल, इसमें कोई गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, ऊंचाई नहीं लेना है आपको, तिर्यक ऊंचाई लेना है। पाई गुना आर, आर मतलब त्रिज्या और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टीएसए, वक्र भाग मतलब ये वाला भाग, सिर्फ ऊपर वाला भाग। ठीक है, कुल का मतलब क्या, कुल का मतलब सी एस ए, वक्र भाग में आधार को जोड़ दोगे। ठीक है, आधार को जोड़ दोगे, अगर नीचे में भी हमारा ढक्कन लगा हुआ है कुछ ऐसा, तो ये वाला भाग तो लिया ही हमने वक्र भाग में, और हमें क्या करना है, इस वाले को जोड़ देना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, नीचे वाले का क्षेत्रफल आपको पता है सर, ये हमारा वृत्त है और वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो आप कह सकते हो सर ये हमारा पाई आर एल आया और ये पाई आर स्क्वायर आया। ठीक है, पाई आर दोनों जगह पर है, इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर इंटू आर। ठीक है, पाई आर देखिए कॉमन है दोनों जगह पर, पाई आर यहाँ भी आया, पाई आर यहाँ भी आया, तो पाई आर को कॉमन ले लो, पाई आर को कॉमन ले लिया तो बन क्या गया, एल प्लस आर। तो ये हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है टीएसए का। ठीक है, तो इतने फार्मूले आपको याद रखने हैं, सारी चीजें देखो यहाँ पर लिखी मिल जाएंगी आपको। तो आप कह सकते हो किसी भी शंकु में क्या क्या चीज हमें याद रखना है सर, जो हमें क्वेश्चन में काम आएंगे। किसी भी शंकु में अगर एल तिर्यक ऊंचाई है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एल हमारा क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, ऐसे याद रखना, तिरछी ऊंचाई जो तिरछा है। एच क्या है हमारा, एच सीधे ऊंचाई। ठीक है, जो लंब होता है ना वो ऊंचाई। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूं कि आर क्या है,
तो आर तो आपको पता ही है, आधार की त्रिज्या या फिर शंकु की त्रिज्या, अगर इतनी सारी चीज दे रखी है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी से होगा पाई आर एल। मैं बार बार कह रहा हूं यहाँ पर एल का यूज करना है, एच नहीं यूज करना है, ठीक है, एच कर दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का त्रिज्या, आधार का क्षेत्रफल ऐड कर दिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर तो एक ही आधार है सर, दो आधार नहीं है, सिर्फ नीचे में तो सर्किल है, ऊपर में तो नहीं है, ऊपर में तो पॉइंट आ गया, ठीक है। तो पाई आर एल प्लस आर बनेगा। नोट में क्या लिखा हूं, ये फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी ध्यान रख सकते हो, एल का मान वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर इतना? ओके चलो, तो एक मैं क्वेश्चन बस लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का होगा अगले क्लास में करेंगे। मुझे बस इतना बता दो कि अगर हमारे पास एक मैंने बेलन बनाया, सॉरी शंकु बनाया, एक मैंने अगर शंकु बनाया यहां पर कुछ ऐसा, अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी ऊंचाई आपको दे दिया, मैं कह रहा हूं इसकी ऊंचाई मैंने आपको दे दिया h और r और l। h अगर दे रखा है आपका 6 सेंटीमीटर, अगर मैं त्रिज्या दे रहा हूं आपको 8 सेंटीमीटर, आप मुझे बताओगे l का मान कितना होगा, तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? पहला क्वेश्चन 1-2 नंबर में तो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो फॉर्मूला याद है, ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो यहाँ पर आप बस इतना करो ना, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा ये है एल, तो आपको सर एल का जो वर्ग होगा वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस इतना। तो एल स्क्वायर कितना है नहीं पता, एल स्क्वायर लिख दीजिए। एच का मान कितना है 6 का वर्ग, ठीक है। आर का मान कितना है, आर का मान 8 है, 8 का वर्ग, ठीक है। तो एल स्क्वायर कितना आ गया, 6 का वर्ग आपका आ जाएगा 36, 8 का वर्ग आ जाएगा आपका 64, ठीक है। इसको सॉल्व किया, एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 36 और 64 को जोड़ दिया 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एल का मान कितना आ जाएगा, देखिए जब भी आप वर्गमूल वर्ग हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल 100। वर्गमूल 100 कहने का मतलब आपको पता है सर 10 गुना 10, और जब 2 बार 10 गुना हो रखा है, कोई भी दो संख्या आपको पता है वर्गमूल के अंदर दो संख्या अगर गुना हो रखा है तो एक बार जोड़ा बनाकर वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सर ये आ जाएगा 10 कितना सेंटीमीटर, क्योंकि सारे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, इसके आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है अगले क्लास में करेंगे शंकु के, ठीक है। चलिए ओके, इतना प्रैक्टिस करना सभी लोग, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, कोई भी डाउट है तो ही मैं रुकूंगा कुछ देर, मुझे बता।